सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। विवाह में वर्जित जेठ का महीना, ज्येष्ठ मास। जेठ महीने में कौन विवाह नहीं कर सकता है, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत सी बार जेठ का महीना जैसे ही आता है हम शादी इस महीने में करते ही नहीं हैं। इसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं और क्या वे कारण वास्तव में सही हैं, इस विषय को आप पूरा देखेंगे वीडियो के माध्यम से, तभी समझ पाएंगे। आपके परिवार में कोई बड़ा लड़का है या बड़ी लड़की है तो बहुत सी बार आप उसका विवाह जेठ के महीने में नहीं करते हैं, लेकिन शास्त्र क्या कहता है, किस परिस्थिति में आप विवाह कर सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा, आज इसे समझेंगे। छोटा सा वीडियो है, पूरा ध्यान से देखें शास्त्रों में क्या लिखा है। देखिए, सबसे पहली बात क्या लिखी है मैं आपको आसानी से आप समझ पाएंगे इस विषय को। सबसे बड़ी संतानों अर्थात परिवार की जो सबसे बड़ी संतान है, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, का जेठ मास में विवाह अशुभ है, ऐसा हम मानते हैं कि बड़ी लड़की है परिवार की, इसका विवाह जेठ में नहीं कराना, या बड़ा लड़का है तो इसका विवाह जेठ के महीने में नहीं कराना है। जेठ मास तथा ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न वर कन्या का विवाह भी ज्येष्ठ मास में नहीं करना चाहिए, ऐसा भी शास्त्रों में लिखा है कि कोई लड़का है या लड़की है, उसका जन्म भी जेठ महीने में हुआ है, ज्येष्ठ मास में। अब यहाँ चांद्रमास की बात हो रही, वैसे तो आप सभी जानते हैं ज्येष्ठ मास बोल रहा हूँ तो सीधा सा मतलब चांद्रमासों से ही है। तो ज्येष्ठ मास में और ज्येष्ठा नक्षत्र में भी जन्म है, दोनों ही स्थितियाँ हैं, तो ऐसी स्थिति में तो शास्त्र मना करते हैं कि उसका विवाह जेठ के महीने में नहीं करना है। लेकिन क्या जेठ लड़का है अर्थात बड़ा लड़का है, ज्येष्ठ का मतलब बड़ा लड़का है या बड़ी लड़की है, तो उसका विवाह करें या ना करें, पूरा विषय ध्यान से समझें। देखिए, शास्त्रों में लिखा है कि त्रिज्येष्ठ सबसे खराब है। जैसे यदि किसी भी प्रकार से 3 जेठ मिले तो त्रिज्येष्ठ नामक दोष होता है। अतः ज्येष्ठ पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्री है का विवाह ज्येष्ठ मास में न करें। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है, माता पिता अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान से नोट कर लें। आपके परिवार में सबसे पहले संतान होती है, माता पिता को संतान होगी, तो संतान जो सबसे बड़ी है उसे हम ज्येष्ठ संतान कहते हैं कि ये परिवार की सबसे बड़ी संतान है। उसके बाद में और एक लड़का या लड़की और हुए, वो बात की बात है, लेकिन जो सबसे बड़ा लड़का है उसे हम ज्येष्ठ पुत्र कहते हैं या ज्येष्ठ पुत्री कहते हैं। अब मान लीजिए आपका लड़का बड़ा है परिवार में और जहाँ विवाह कर रहे हैं वो लड़की भी उस परिवार में बड़ी है और फिर महीना भी जेठ का है, तो फिर यहाँ शास्त्रकारों ने ऐसे विवाह को मना किया है। ऐसा विवाह ऐसे समय में जेठ महीने में ऐसी स्थिति में विवाह नहीं करना चाहिए। लड़का भी बड़ा है, लड़की भी बड़ी है और महीना भी जेठ का ले रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसे विवाह को वर्जित कहा है। लेकिन एक बात और नोट करिए, इसे त्रिज्येष्ठ बोलते हैं। 3 ज्येष्ठ, लड़का भी बड़ा लड़की भी बड़ी और जेठ का महीना, तो ये 3 ज्येष्ठ मिल गए, तो इसे वर्जित कहा है अर्थात मना कहा है। लेकिन एक बात और नोट करिए, मान लीजिए कोई माता है, उनको पहले संतान हुई है लेकिन संतान की किसी कारणवश मृत्यु हो गई है। संतान हुई, कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई, फिर उसके बाद एक संतान और हुई, लेकिन हम उस संतान को बड़ी मानते हैं, तो ऐसी स्थिति में दोष नहीं लगता है, वह ज्येष्ठ नहीं कहलाएगा, क्योंकि उससे पहले एक संतान की मृत्यु हो चुकी है। तो इस बात को भी जरूर नोट कर लें। अब अगली स्थिति, कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यही है कि ज्येष्ठ तो पुत्र है, ज्येष्ठ ही पुत्री है और ज्येष्ठ ही चांद्रमास है, जेठ का महीना है, तो ये त्रिज्येष्ठ दोष है। ऐसी स्थिति में विवाह नहीं करना चाहिए। तीनों की एक स्थिति होने पर विवाह न करें। अब अगली स्थिति, ग्रंथकार ने क्या लिखा है, ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न और ज्येष्ठ मास में उत्पन्न का भी विवाह ज्येष्ठ में वर्जित कहा है। मान लीजिए कोई लड़का, उसका नक्षत्र भी ज्येष्ठा है, उसका जन्म भी ज्येष्ठ महीने में हुआ है, तो फिर उसका विवाह उस समय में ना करें। लेकिन इसमें एक समझने वाली बात यह है कि जो लड़की है, मान लीजिए वो अगर उस परिवार में ज्येष्ठ नहीं है, सेकंड नंबर है या थर्ड नंबर है, तो फिर बहुत से दोष कट जाते हैं। आजकल तो एक बात और है, नोट कर लीजिए
कि बच्चे बच्ची जो हैं उनकी उम्र बहुत अधिक हो गई है। अधिक उम्र होने के कारण भी इन महीनों का दोष वैसे लगता नहीं है। अब सबसे बड़ी बात, वैसे महीना हम कहाँ से देखेंगे? देखिए, आप जब शास्त्रों को पढ़ते हैं तो आपको बहुत सी बार, जिन्होंने पढ़ा है शास्त्र को, ज्योतिष शास्त्र को अच्छे ढंग से पढ़ा है और विशेषकर मुहूर्त शास्त्र को पढ़ा है, तो वहाँ पर लिखा है अमांत मास। अमांत मास का मतलब होता है कि जो महीना शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू हो और कृष्ण पक्ष की अमावस्या पर समाप्त हो, वही वास्तविक महीना। जो संवत जो है उसमें जो महीने लगे हुए होते हैं, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद, वे ही वास्तविक महीने, प्रमुख महीने या मुख्य महीने कहलाते हैं। अब आजकल आप महीने देख रहे हो, जितने भी आप जो पंचांग देख रहे हो आजकल, उसमें सबसे पहले आता है कृष्ण पक्ष, 15 दिन तो कृष्ण पक्ष के, और फिर शुक्ल पक्ष आता है, फिर पूर्णिमा पे महीना समाप्त होता है, तो वो पूर्णिमांत महीने हैं। अब उस पूर्णिमांत महीने को हम क्या माने? जब शास्त्रों में, जब बड़े बड़े ग्रंथ जब पढ़ेंगे आप, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु और भी बड़े बड़े मुहूर्त के जैसे ग्रंथ पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको मिलेगा अमांत मास। और आजकल जो हम पंचांग देखते हैं उसमें महीने जितने भी हैं वे पूर्णिमांत महीने हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या निर्णय लें? लेकिन अब होगा यही कि जो हमारे पास पंचांग है उन्हीं को मानना पड़ेगा, जो गौण पंचांग है, क्योंकि इनको गौण पंचांग कहा है। ऐसा पंचांग जिसमें महीने, चैत्र मास, जैसे मान लीजिए चैत्र मास शुरू हो रहा है तो पहले कृष्ण पक्ष से शुरू होगा चैत्र महीना, या वैशाख महीना है तो वैशाख मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा शुरू, वहाँ से महीना शुरू होगा। तो ऐसे महीने जो भी हैं जो कृष्ण पक्ष की एकम या प्रतिपदा से शुरू हो रहे हैं, ये सारे गौण पंचांग, गौण महीने कहलाते हैं। अब ऐसे पंचांग बहुत कम दिखते हैं जहाँ आप देखोगे कि वो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से महीना शुरू हो रहा है और अमावस्या पे समाप्त हो रहा है। लेकिन जो पंचांग आपके हाथ में होगा उसी को मानना पड़ेगा। उसमें जो जेठ महीने का समय दे रखा है, पूरा जेठ महीना लिख रखा है, उसी को हमें मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है? ज्येष्ठा नक्षत्र, ज्येष्ठ के महीने में जन्म है तो उसका विवाह भी जेठ महीने में नहीं कराना चाहिए। लेकिन लड़की, मान लीजिए लड़के का ये सारी स्थितियाँ मिल रही है, जेठ में जन्म है, ज्येष्ठा नक्षत्र ही है और जेठ में ही शादी करानी है, लेकिन लड़की जो है वो अगर उस परिवार में छोटी है तो कोई दिक्कत वाली बात। और यही बात उल्टी भी हो सकती है कि लड़की तो बड़ी है, ज्येष्ठ के महीने में ही जन्म है और ज्येष्ठा नक्षत्र में ही जन्म है, लेकिन लड़का जो है उस परिवार में दूसरा है, तीसरे नंबर का है, तो ऐसी स्थिति में विवाह करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। इसे भी नोट कर लीजिए। यहाँ पे लिखा है कि 3 ज्येष्ठ, बड़ा लड़का, बड़ी लड़की और ज्येष्ठ मास सर्वथा निंदित तथा 2 ज्येष्ठ मध्यम है। 2 ज्येष्ठ का मतलब होता है कि जेठ का तो महीना है और ज्येष्ठ लड़का है, लेकिन लड़की ज्येष्ठ नहीं है, तो वो मध्यम है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यह बात आप नोट कर लीजिए। तो कुल मिलाकर बात जेठ के महीने पर ही अटकती है। अब जेठ का महीना आपके सामने जैसे ही आया, आपने यह देखा कि लड़का तो हमारे परिवार में बड़ा है या लड़की तो हमारे परिवार में बड़ी है, अब इसकी शादी हम जेठ में नहीं कराएंगे। लेकिन आपको यह भी देखना है कि जिस लड़के के साथ उस लड़की का विवाह फिर हो रहा है, तो वो लड़का उस परिवार में बड़ा है तो दोष लगेगा, क्योंकि फिर तीनों ज्येष्ठ स्थिति हो जाएगी। लेकिन अगर छोटा है तो फिर स्थिति वैसी नहीं रहेगी। और अन्य स्थिति में तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। जेठ का महीना है और दोनों बच्चे अगर परिवार में छोटे हैं, मझले बच्चे हैं, सेकंड नंबर पे जन्म हुआ है या थर्ड नंबर पे जन्म हुआ, तो उनका जेठ में विवाह करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक बात ग्रंथ यहाँ और लिखी है, गर्ग ऋषि ने, शास्त्रों में जो बात लिखी है वहाँ गर्ग ऋषि ने एक बात और लिखी है कि ज्येष्ठ कन्या का विवाह ज्येष्ठ पुत्र के साथ नहीं करना चाहिए। ऐसा भी लिखा है गर्ग ऋषि ने कि मान लीजिए आपका लड़का बड़ा है परिवार में और किसी परिवार में जहाँ शादी कर रहे हैं वहाँ लड़की भी उस परिवार में बड़ी लड़की है, तो उनका आपस में विवाह नहीं कराना चाहिए। लेकिन आज के समय में ऐसा बहुत सी जगह हमने देखा है कि लड़का, एक एक लड़के तो हैं, मुश्किल से एक ही तो लड़का है, उधर भी एक ही लड़की है, तो ऐसी स्थिति में कोई विशेष दोष वाली स्थिति नहीं है। देखिए, ज्येष्ठ होगा कैसे? जब छोटे भाई बहन ही नहीं हैं तो उसे ज्येष्ठ मानेंगे क्यों? भाई किसी के, मान लीजिए परिवार में 2-3 बच्चे बच्ची हैं तो फिर उसको बड़ा माने तो समझ में भी आता है। बाकी एक संतान है, वैसी स्थिति में तो कोई दोष वाली बात ही नहीं है।
और ये लिखा है, तो कहीं कहीं कोई चीज़ें लिखी हुई है, बहुत से ऋषियों ने नहीं भी लिखा है, बहुत से ऋषियों ने लिखा है पुराने। तो यहाँ एक बात ये लिखी है, इसको भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कोशिश करें, अगर ऐसा हो सकता है, अगर आपको कोई शंका है तो कर सकते हैं। बाकी कोई वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि ज्येष्ठ पुत्र है किसी परिवार में और लड़की भी उस परिवार में ज्येष्ठ है तो विवाह नहीं करा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। संस्कार अच्छे हैं, ज्ञानी विद्वान अच्छे परिवार से अगर उनका संबंध है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। संस्कारी परिवार, आजकल देखिए कुंडली मिलान तो हम देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, गुण मिलान, कुंडली मिलान, मांगलिक मिलान, इसी में उलझ के रह जाते हैं। लेकिन मुख्य बात क्या है? खानदान, परिवार, रहन सहन, खान पान, फिर वह व्यक्ति कहाँ का रहने वाला है, उसके रिश्तेदार कौन हैं, उनका उठना बैठना किन लोगों के साथ है, ये सारी चीज़ें हम नहीं देखते हैं। शारीरिक स्थिति कैसी है, शरीर से कमज़ोर तो नहीं है लड़का या लड़की, कोई बीमारी तो नहीं है। पुराने शास्त्रों में तो बीमारी के लिए भी कहा है कि शरीर में कोई बीमारी तो नहीं, उसकी जांच कर कीजिए आप। नपुंसकता जो होती है उसके लिए भी लिखा है उसमें कि जो लड़का है लड़की है उनको कोई शारीरिक व्याधि तो नहीं है, उसका पूरा आप जांच करिए, उसके बाद ही विवाह करिए। तो ये सारी बातें शास्त्रों में बहुत पहले विद्वानों ने लिख दी है। तो परिवार का पूरा पता करें, संस्कारी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जेठ के महीने में बहुत सी बार हम विवाह टाल देते हैं, तो नहीं टालना चाहिए। जो स्थिति मैंने बताई आपने उसको अच्छे ढंग से समझ लिया होगा। और आज के समय में तो जैसा मैंने बताया कि उम्र बहुत अधिक लग गई है, हो गई है बच्चों की, वैसी स्थिति में बहुत सारी चीज़ें स्थितियाँ वैसे दोष नहीं लगते हैं। वो पुराने समय में जब शादियाँ बहुत जल्दी हो जाती थी तब ये दोष विशेष लगते थे। तो इन बातों को समझना भी ज़रूरी है। आगे आगे जैसे जैसे इस चैनल पे मैं नई नई जानकारी दूंगा तो आपको पता लगेगा कि क्या स्थितियाँ शास्त्रों में है, लिखी है, और उनको हमें कैसे उनका अनुसरण करना है। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।